नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP की बात करेंगे, जो बहुत ही कठिन लेवल की आ रही है बाई जायसवाल सर। इस पेपर प्रैक्टिस पेपर है, एग्जाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पेपर करना। तो इसमें हम 30 महत्वपूर्ण लेकर आए हैं संपूर्ण कंसेप्ट का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा निचोड़, जैसे एग्जाम पर पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो पेपर एग्जाम के पहले प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 30 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिंक दे दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की, और आपका स्कोर भी जानते हैं कि इस प्रैक्टिस पेपर पर 30 में से आपका स्कोर क्या है। पहला प्रश्न दिया गया कि संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। आपके किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में होता है। तो सभी जानते हैं आप लोग, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। देखिए, जब भी संवेगात्मक शक्ति की बात की जाती है तो संवेगात्मक शक्ति का जो है सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, सभी जानते हैं किशोरावस्था में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं सारे प्रश्न कठिन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। देखिए, आप जानते हैं आपका प्रेक्षण हो गया, अत्यधिक समस्याग्रस्त आसान जीवन, ये रक्षात्मक युक्ति की बात करेंगे। लेकिन सामाजिक समायोजन अगर शब्द आता है, ये रक्षात्मक युक्ति नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समायोजन कर रहा है, समाज के प्रति समायोजन की बात कर रहा है, तो समायोजन जो है रक्षात्मक युक्ति नहीं होती। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट TT एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जानते हैं संप्रेषण दाता देने वाले का, और संप्रेषण मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। तो देने वाला और लेने वाला, दाता और ग्राही, इन दोनों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उस माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम दिए देते हैं या लेते हैं। तो संप्रेषण के लिए 3 आवश्यकताएं हैं, और पाठक्रम यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगा। संप्रेषण दाता, संप्रेषण ग्राही एवं माध्यम की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है। देखिए, जब भी बालक किशोरावस्था में होता है तो बालक का जो मानसिक विकास होता है वह सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा फीडबैक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और अपना स्कोर चेक करने के लिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति हो नहीं, वरन यह कहीं अधिक है। व्यवहारगत में परिवर्तन, व्यवहारगत में जीवन क्रियान्वित, या व्यवहार के लिए मार्ग निर्देशिका या दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात करेंगे। सीखना केवल ज्ञान या कौशल को प्राप्त नहीं होता है, वरन यह कहीं अधिक है, अर्थात व्यवहारगत परिवर्तन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय क्या होता है। सुधार होता है, गलत आदत नहीं पड़ने देना होता है, ये शांतिप्रद जीवन नहीं जीता, ये सही व्यवहार नहीं करता। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, बस आपको फैक्ट को समझ लेना है। तो सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय क्या होता है। सही चीज़ तो गलत आदत नहीं पड़ने देना। अगर आप किसी चीज़ में सुधार करना चाहते हैं, अगर आपका रिजल्ट अभी कुछ आ रहा है निगेटिव, कुछ भी उतना स्कोर नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने में सुधार कीजिए, क्योंकि आने वाली वैकेंसी ऐसा नहीं है आएगी नहीं, वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो सुधारीकरण का सिद्धांत से आशय मिलता है कि हमें गलत आदत नहीं पड़ने देना। ठीक है, पढ़ाई बंद नहीं करना है, वो लक्सर आपके चलती रहेगी, क्योंकि जो आप तक आपने पढ़ा है वो अगर लक्सर करते जाएंगे तो सिलेक्शन को दुगना यहाँ पे रफ्तार मिल जाती है। ठीक है, आपको सोचने समझने का मौका भी मिल जाता है। एक अच्छी शिक्षण विधि कैसी होती है, जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करे, जो विषय वस्तु स्पष्ट करे, जो प्रश्नों को हल करे, जो विषय वस्तु को विवेचित करे। तो एक अच्छी जो शिक्षण विधि कहलाती है, जो विषय वस्तु स्पष्ट करे। कोई भी चीज़ शिक्षण विधि अगर आपका विषय वस्तु स्पष्ट कर रहा है तो वह शिक्षण विधि उपयुक्त मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है।
मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वह अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता या प्रतिगमन या प्रतिक्रिया की बात करेंगे। तो एक मानसिक रूप से जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है हर नई स्थिति समझता है। तो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। अगर आपका जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, अगर आप हर नई परिस्थिति को अगर समझ रहे हैं तो वह जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा अच्छी प्रकार से समायोजित कहला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति जो है खुश तथा स्वस्थ रहना है। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा जो है एक व्यक्ति जो है खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। यह उपरोक्त सभी देखिए मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा जो है व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव भी दूर होता है, हर परिस्थिति में संभाल भी लेता है और व्यक्ति एक एवं समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित भी हो जाता है। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न साथियों दिया गया किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करते हेतु कौन सी विधियां अपनाते हैं। तो किशोर जो है विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु जिस विधियां का अपनाते हैं वह विधि कौन सी है। वह विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि भी है, अप्रत्यक्ष विधि भी है और मनोवैज्ञानिक उपचार भी हो जाएगा। अर्थात उपरोक्त सभी की बात करें तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट एक एक फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि सर्वमान्य है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी के कमेंट का, आप सभी के रिप्लाई का, आप सभी के फीडबैक का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ साथियों, गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना है, आपका एग्जाम के पहले प्रैक्टिस पेपर कमेंटेड होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है। देखिए आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि सामूहिक जो शैक्षिक मार्ग निर्देशन का भाग होता है वह समूह में अनुपस्थापन की बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक जांच समूह की बात करेंगे, समूह में प्रोफाइल बनाने की बात करेंगे। तो समूह शैक्षिक मार्ग निर्देशन का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए समूह, अब आप लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन समूह में अनुस्थापन भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न को समझिएगा जरा, थोड़ा सा तीसरे ऑप्शन को नज़र फरमाइएगा कि सामूहिक शैक्षिक मार्ग निर्देशन का कौन भाग नहीं है। यहाँ पे दिया गया व्यक्तिगत व्यक्तित्व अध्ययन। अगर आप व्यक्तिगत व्यक्तित्व अपने लिए अध्ययन कर रहे हैं तो फिर सामूहिक शब्द आ ही नहीं सकता, आप ये खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, तैयारी को बेहतरीन करना है और सिलेक्शन के रास्ते को आसान करना है। देखिए संप्रेषण क्या नहीं होता। जी हाँ, संप्रेषण जो है दो व्यक्ति द्वारा होने वाला संप्रेषण है। तो सभी जानते हैं आदान प्रदान होता है। ठीक है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान होता है, ये भी सही दिया गया है। इसमें भावनाओं को संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझा जा सके और इस रूप में विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान हो। देखिए आदान प्रदान यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है, बाकी सभी में आदान प्रदान संप्रेषण दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया नहीं लिया जाता है। तो जिस भावनाओं को संप्रेषण करने हेतु तो किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता, जो सी ऑप्शन दिया गया है यह हमारा संप्रेषण नहीं कहलाएगा, बाकी ए बी डी हमारे संप्रेषण कहला जाएंगे। एंड अगला प्रश्न है प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता होती है। संप्रेषण जो आदान प्रदान होता है एक प्रभावशाली संप्रेषण जो होगा। जी हाँ, जब आप किसी आदान प्रदान करें एक प्रभाव तरीके, आप दूसरे पर प्रभाव डालें, दूसरा आप पर प्रभाव डाले, तो ऐसी प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण हेतु विषय सामग्री स्पष्ट हो सके और एक दूसरे को समझ भी सके। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा होता है। आपका माध्यम संदेश प्राप्तकर्ता होता है, माध्यम संदेश वाहक संदेश प्राप्तकर्ता होता है, संदेश प्राप्तकर्ता संदेह वाहक माध्यम होता है, संदेह वाहक संदेह प्राप्तकर्ता माध्यम होता है। सभी कमेंट कीजिएगा, एक एक प्रश्न एक एक कमेंट इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण प्रक्रिया का जो माध्यम कहलाएगा वह कहलाएगा, सभी जानते हैं, माध्यम संदेश और प्राप्तकर्ता। देखिए मैंने इसके पहले ही बताया कि ठीक है, दाता और ग्राही और एक माध्यम,
3 चीज़ें आपको बताई थी संप्रेषण पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर लेना है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल अगर पूछा जाए तो 3 होता है, ठीक है। एक तो संदेश, फिर जो भेजता है वो संदेश हो गया, जिसको मिलता है संदेश वह प्राप्तकर्ता हो गया, उसके बाद माध्यम हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 हो जाएंगे। बाकी किसी भी प्रश्न पर डाउट हो रहा है, आपका कमेंट सर्वोपरि है, आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का फीडबैक करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, संप्रेषण का सिद्धांत क्या नहीं होता है। संप्रेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आदान प्रदान करना, जब भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, मैसेज आदान प्रदान होता है, ये संप्रेषण के माध्यम से ही हो रहा है। तो संप्रेषण का जो सिद्धांत हो रहा है वह क्या कहलाएगा। सभी जानते हैं संप्रेषण का सिद्धांत उचित संपर्क होता है, सूचनाओं की स्पष्टता होती है, सूचनाओं का उचित प्रसारण होता है। लेकिन संप्रेषण का भाव जो है यह आपके संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। भाई संप्रेषण की बात कर रहे हैं, उसी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसी के ना होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में निगेटिविटी हो जाती है, और इस प्रकार को समझने में आसानी भी हमें हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी होता है वह सभी जानते हैं क्या होता है, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया की बात करेंगे। जी हाँ, सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी होती है वह प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया की बात करेंगे। एंड अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्या कार्य होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो उसके सूचनाओं का संग्रहण करना भी कार्य होता है, सूचनाओं का संप्रेषण करना भी होता है, मतलब इकट्ठा करना जो सूचना है, संप्रेषण मतलब आदान प्रदान करना, आए हुए को किसी को देना, और किसी को भेजना हो तो वहाँ पर भेजना। और सूचनाओं का प्रोसेसिंग भी होता है। प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, आई जिसको सूचना उसको फिर आगे किसको फॉरवर्ड करना, पहुँचाना, ये होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके लिए सिलेक्शन पाने के लिए प्रोसेसिंग क्या होती है, पढ़ाई करना, स्टडी करना, ठीक है, अपने तर्कात्मक विचार प्रकट करना। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कार्य इसी प्रकार यहाँ पे आपके उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन इज द राइट आंसर सही हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों होती है। जी हाँ, जो शिक्षा होती है इसमें सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों होती है। शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु या उपरोक्त सभी। देखिए, जो शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता जो होती है वह शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु भी होती है, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु भी होती है, और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु भी होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन आपका दिया गया है वह साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण में क्या उपयोग होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, कंप्यूटर सहायक अन्वेषण में क्या उपयोग होता है। कंप्यूटर सहायक जो होता है वह अन्वेषण के क्या उपयोग है। कि यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्ति का स्रोत है, अंतक या ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सफलता से शिक्षा दी जाती है, और यह विद्यालय के प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना, ठीक है, इत्यादि। तो उपरोक्त सभी ये हमारे जो ABC ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ के जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। लगभग 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 10+ यहाँ पे कंप्लीट और करेंगे, और इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करेंगे। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। तो जो मुख्यतः मुख्य रूप जिसे हम बोलते हैं ना, मुख्य रूप से हमें ये कार्य करना है, मुख्य रूप से हमें ये चीज़ पढ़ना है, मुख्य रूप से ये सिद्धांत पढ़ लेना है, थांडाइक का पढ़ लेना है, वाइगोस्की का पढ़ लेना है, पावलोव का पढ़ लेना है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग का पढ़ लेना है, चॉम्स्की का पढ़ लेना है, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का पढ़ लेना है। तो ये चीज़ क्या होती है, तो इसी प्रकार से मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर जो प्रयुक्त होता है शोध उपकरण हेतु भी होता है, शिक्षण अधिगम हेतु भी होता है, और प्रबंधन उपकरण हेतु भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। देखिए चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें और प्रश्न भी आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी का कहना है कि जो परंपरागत नैतिक स्तर की बात करें, किसकी बात करें, परंपरागत नैतिक स्तर, इसमें क्या बना रहता है, जिसे हम कन्वेंशन स्तर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बना होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, कन्वेंशन स्तर की बात करेंगे, प्रशंसा की अवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की होती है, ठीक है, जिसे हम अधिकार संरक्षण अभियुक्ता कहते हैं, अच्छा लड़का लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा किस पर ऑप्शन पर होगा,
वह हमारा हो जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा, 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों की बात करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी बारे कोहल वर्ग के पूछे जाते हैं। कोहल वर्ग के देखिए सभी लोग जानते हैं 3 मुख्य रूप से हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिक स्तर 4 से लेके आपके 10 तक होती है। इन 10 से 13 जो होती है परंपरागत नैतिक स्तर, और आपके उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर जो होती है वह 13 वर्ष से ऊपर की होती है। ये 4 हैं। इसके अलावा भी आपके सिद्धांत हैं कि स्वकेंद्रित अवस्था हो गई, इस अवस्था में का कार्यकाल 30वें वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। स्वकेंद्रित अवस्था हो गई, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था हो गई, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था हो गई, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था हो गई। ठीक है, यहीं से प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। देखिए पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं वह जैविक परिपक्वता है, भौतिक परिवेश के अनुभव है और संयोजन है। लेकिन आपका कक्षा कच्च के अनुभव जो है ये कारक अनिवार्य नहीं माना, बाकी ये 3 कारक अनिवार्य माना। तो ये पूछा गया कि कौन सा कारक अनिवार्य नहीं माना गया है, तो वह कक्षा कच्च के अनुभव की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा क्षमताओं का अध्ययन करता है। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान जो है आपके अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। तो वह कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करेंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के समय शिक्षक आवश्यक रूप से ध्यान में रखता है। तो शिक्षण के समय जो है शिक्षक आवश्यक रूप से क्या ध्यान में रखता है, तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं किसकी हम बात कर रहे हैं विषय एवं शिक्षार्थी दोनों की। जी हाँ, शिक्षण के समय जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आप लोगों की जब नियुक्त होगी, तो शिक्षण जब आप लोग प्रक्रिया कर रहे होंगे तो शिक्षक जो आपका सर्वाधिक रूप से जब आपका ध्यान होगा वह विषय पर भी होगा, साथ ही शिक्षार्थी पर होगा, तो दोनों पर कहला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी आपका दिया गया है वह सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक को जो है शिक्षण संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। तो शिक्षक को शिक्षण संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए, किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षार्थी की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप की जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है, कब बन सकता है, यदि वही पाठ बार बार दोहराया जाए, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए, पाठ को पढ़कर विद्यार्थी सीखें। तो विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि उसमें क्या चीज़ें की जाए, तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाना है आपको, कि वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, उद्देश्य निर्माण की बात कर रहे हैं, सामग्री के प्रस्तुतिकरण की बात कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम को या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार अगर जमाना है तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है जब हमसे बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षण अधिगम को में क्रमवार जमाना है। तो पहले होता है उद्देश्य निर्माण, आपको करना, आपका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद होता है सामग्री का प्रस्तुतिकरण और अंतिम में मूल्यांकन होता है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो अंतिम मूल्यांकन है केवल 2 ही ऑप्शन पर दिया गया है, तो ये समझ लेना है। तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण पहले नहीं होता है, पहले क्या होता है उद्देश्य निर्माण, उद्देश्य पहले आता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना है। एंड डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न है और कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। देखिए बालक का विकास तीव्रगामी होता है, किस वर्ष में होता है, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष। देखिए बालक का जो विकास तीव्रगामी होता है वह जन्म से 2 वर्ष तक आएगा। ठीक है, जिसे हमें पियाजे जी की पहली अवस्था बोल सकते हैं। कौन सी अवस्था है पियाजे जी की, सभी कमेंट कीजिएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक का विकास तीव्रगामी होता है।
अगला प्रश्न है, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता क्या दिखाई देती है? तो संवेग की प्रथम सामान्य, जी हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, संवेग की जो प्रथम सामान्य विशेषता की बात कर रहे हैं, तो इस पर हमें क्या दिखाई देता है? सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में या डर के रूप में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि प्रथम संवेग की प्रथम सामान्य जो विशेषता होती है वह साथियों उत्तेजना के रूप की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि अपनी पुस्तक एडोलेंस में किसने कहा है किशोरावस्था एक नया जीवन है? व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपनी जीवन की शुरुआत करता है। जी हाँ, अपनी पुस्तक एडोलेंस में आपके स्टेनले हॉल जी ने कहा है किशोरावस्था एक नया जीवन है और व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। किसका कथन है? स्टेनले कथन है। और लगभग 2 से 3 कथन परिभाषाएं पूछी जा रही, पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, आउट ऑफ 150 में 2 से 3 या 4 परिभाषाएं आ रही हैं आपके सिद्धांत से संबंधित, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परिभाषाएं जब आपको कन्फर्म होगी तभी आप, क्योंकि परिभाषाएं मेल खाती हैं, परिभाषाओं को हमने वीडियो बनाया भी है कि एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूरा संपूर्ण परिभाषाएं जिसने दी है सबका वीडियो आपका बना हुआ है, ठीक है, कि क्लासेज कर भी चुके हैं, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, तैयारी को बेहतर कीजिए और सिलेक्शन को पक्का कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।